नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस का वीडियो। साइंस के एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। 50 क्वेश्चन है आपके सामने एमसीक्यू के फॉर्मेट में। सामान्य विज्ञान ग्रुप डी में भी आ रहा है और अदर एग्जामों में भी आता है। ईमानदारी से पूरा टेस्ट लगाइए और 30 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक पुष्प में स्त्री केसर के आधार पर उभरा फूला भाग क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलते हैं अंडाशय। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न सरल स्थायी ऊतकों में कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान का सही घटनाक्रम है? तो कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसका सही घटनाक्रम आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मतलब पैरनकाइमा, उसके बाद कॉलेकाइमा, उसके बाद स्क्लेरोकाइमा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों ने ये पहली बार देखा हो। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का कौन सा भाग परागण बनाता है जो कि सामान्यतः पीले रंग का होता है? तो पुष्प का पुंकेसर नाम का भाग जो है परागण बनाता है और ये सामान्यतः पीले कलर का होता है, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से प्रकार के स्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता करते हैं? तो जलीय पौधों को तैरने में सहायता करते हैं एरिन काइमा ऊतक। ऑप्शन नंबर ए एरिन काइमा ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किस प्रक्रम के द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थों को लेते हैं तथा उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में परावर्तित कर देते हैं? तो जो स्वपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बाहर से ऊर्जा को लेते हैं और उसे परावर्तित कर देते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मानवों में घ्राणग्राही का पता लगाते हैं कैसे? तो घ्राणग्राही का जो पता लगता है वो लगता है आपका गंध से। ऑप्शन नंबर बी गंध यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसमें पूछा गया है आपसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व अर्हता प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे पहली आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड के टीके का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो टाइफाइड का टीका बना उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका टाइप बार टाइफाइड संयुक्त। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, टाइप बार टाइफाइड संयुक्त। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो पचाता है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिशु के लड़की होने के लिए वंशानुगत गुणसूत्रों का सही जोड़ा है? यदि लड़की होती है तो कौन सा गुणसूत्र मिलते हैं तब होती है लड़की? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पिता का एक्स और माता का एक्स। जब ये गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की होगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, लड़के होने के लिए कौन सा गुणसूत्र मिलना चाहिए? लड़का यदि हो तो कौन सा गुणसूत्र मिलेगा तब लड़का होगा? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीवों में अनुरक्षण कार्य द्वारा किया जाता है। तो जीवों में जो अनुरक्षण कार्य होता है वो जैव प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जैव प्रक्रम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी मांसपेशियों में पायसवेट का लैक्टिक अम्ल में खंडन का कारण हो सकता है? तो पायसवेट का लैक्टिक अम्ल में जो खंडन होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर ऑक्सीजन की कमी सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मानव शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? तो वसा का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्य में लारा लाला रस में कौन सा एंजाइम होता है? तो लारा लाला रस में जो एंजाइम होता है उसका नाम है आपका लार एमिलेस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, लार एमिलेस ये एक एंजाइम है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन में लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म नहीं होता? तो लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म जो है नहीं होता, तो केवल पुरुषों में नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए केवल पुरुषों में नहीं होता, केवल स्त्रियों में होता है। पुरुषों में तथा स्त्रियों दोनों में भी होता है, ना तो पुरुष में ना ही स्त्रियों में। ये भी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया, ये 7.4 होता है। कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपने पहली बार भी देखे होंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, फिर भी आपको पूरे क्वेश्चन देखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं।
कौन सा ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों को विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा तब उसका अवशोषण कर लेते हैं? तो कौन से ऐसे जीव का उदाहरण नहीं है? मतलब ऑप्शन नंबर डी, सांप को छोड़कर ये जो सभी है ना, फफूंदी, यीस्ट और मशरूम, ये सभी खाद्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर करते हैं और उसका अवशोषण कर लेते हैं। सांप आपको पता है खाने के अंदर खाता है, उसके बाद अवशोषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आपको स्पेशल छांट के लाए हैं। अच्छे से कर लेना इस वीडियो को और शेयर भी कर देना, आपके लिए इतने अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। तो शिशु में प्रत्येक लक्षण डैश के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। तो शिशु में प्रत्येक लक्षण पिता और माता दोनों के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया लार एमिलेस को खंडित करता है। तो लार एमिलेस जो है ऑप्शन नंबर स्टार्च को खंडित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं XX। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे एक्सेस का मतलब पुरुष का एक्स और मादा का एक्स मिलके ही लड़की को जन्म देता है ना, अभी आपको ऊपर बताया वही है ये। आमाशय से भोजन का निकास एक डैश पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आमाशय से भोजन का निकास आपका अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? आप सभी को पता है चमगादड़ और डॉल्फिन जो है प्रतिध्वनि निर्धारण, ऑप्शन नंबर डी, इसका प्रयोग करते हैं। ध्वनि छोड़ते हैं, टकरा के फिर से आता है, उनको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या फर्क पड़ेगा? तो पेंडुलम को यदि आप चंद्रमा पर ले जाओगे तो समयावधि बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रहती है या रखी जाती है गुरुत्वाकर्षण द्वारा, यहीं पर रहती है, उड़ती नहीं है हवा। कई जगह वायुमंडल नहीं पाया जाता क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण, जैसे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, गुरुत्वाकर्षण उतना नहीं है कि वायुमंडल को रख सके। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है? तो पहिए में बॉल बेयरिंग का काम गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो परमाणु घड़ी जो होती है सीजीएम के संक्रमण या फिर ट्रांजिशन पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सीजीएम सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस से आपका ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शोर को किस में मापा जाता है? तो जो आवाज, ध्वनि, शोर कुछ भी बोल लीजिए आप, उसको मापने की जो यूनिट है, शोर को मापने की यूनिट है आवाज को डेसिबल। यहाँ पर ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर गलत दिया, इसको मत देखिए। डेसिबल में आप शोर को मापेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति मतलब इनपुट फ्रिक्वेंसी एन है, मतलब कोई फुल वेव रेक्टिफायर है उसको आप एन फ्रिक्वेंसी दे रहे हो, तो आउटपुट कितने फ्रिक्वेंसी मिलेगी? तो फुल वेव रेक्टिफायर है तो आपको आउटपुट मिलेगा एन। ऑप्शन नंबर बी, जितनी फ्रिक्वेंसी दोगे उतनी मिल जाएगी रेक्टिफायर, यदि फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? क्वेश्चन ये आया है लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे, इसमें ऑप्शन अलग हैं। यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वे पराशब्द ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो फ्रिक्शन और रिपोज जो कोण होते हैं वो एक दूसरे के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के समान होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ध्वनि नहीं गुजर सकती इनमें से किससे? तो ध्वनि आपकी जो है वो निर्वात से नहीं गुजर सकती। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ध्वनि की चाल सबसे तेज इनमें से किस में होगी? ध्वनि की चाल सबसे तेज इनमें से किस में होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित कर देती है? तो आयन मंडल जो रहता है वो पृथ्वी पर वापस रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर
कोई मंच घूम रहा है, उस पर यदि किसी व्यक्ति को चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो चाल कम करने के लिए यदि वो अपने हाथों को बाहर की ओर फैला ले तो चाल कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रवर्धकों को ऋणात्मक पुनर्भरण कैसा होता है? तो क्या करता है प्रवर्धक? तो प्रवर्धक जो है वो करता है आपकी बैंड की चौड़ाई बढ़ा देगा और शोर को घटा देगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। प्रवर्धक बैंड की चौड़ाई बढ़ाकर शोर को कम कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो बहुत ज्यादा उच्च तापमान हो तो हम ताप विद्युत उच्च तापमापी का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत उच्च तापमापी का यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ग्रीष्मकाल में मरीचिका किस घटना परिघटना के कारण दिखाई देता है? तो मरीचिका जो है, मृग मरीचिका या मरीचिका, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता हो तो आप किसी भी लेंस का प्रयोग करके इसको दूर नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किसी भी लेंस से वर्णांधता दूर नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो हमें जो ध्वनि कंपन की आवृत्ति होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमें ध्वनि सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारावाहक तार कैसा होता है? तो जो धारावाहक तार होता है वो न्यूट्रल होता है। ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल होता है। उस तार पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उसके जब हम चार्ज देते हैं तब उसमें से चार्ज आराम से जा सकता है। समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? तो समान चुंबकीय क्षेत्र आपका समांतर लाइनों से दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर बी समांतर लाइन समान चुंबकीय क्षेत्रों के लिए दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाहनों के अग्र दीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण यूज होता है? तो वाहनों के अग्र भाग में हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का यूज, माफ कीजिएगा परावलयीय, ये अवतल दर्पण का एक उदाहरण है। परवलयीय दर्पण का यूज होता है वाहनों की अग्र हेडलाइट में। और वाहनों के जो कांच होते हैं पीछे दिखने के लिए उसमें आपके उत्तल दर्पण का यूज होता है। ठीक है, तो गाड़ी में जो हम देखते हैं कांच लाइट जिससे निकलती है वो परावलयीय दर्पण होता है। ये एक आपका अवतल दर्पण का ही उदाहरण है। और उत्तल दर्पण होता है जो हम पीछे देखते हैं यदि कोई गाड़ी आती है जो शीशा लगा रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग आपकी 36,000 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा चाहिए ना तो वीडियो को सब्सक्राइब वीडियो को दोस्तों को भेज दो, लाइक कर दो। आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आप साइंस कहीं और से पढ़िए और हमारे चैनल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चन जो लाते हैं वो डिफरेंट लाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? तो सर्वोत्तम विद्युत चालक आपका चांदी है। ऑप्शन नंबर डी चांदी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन डिफरेंट थे या नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखना यदि क्वेश्चन डिफरेंट थे तो लिखना कि सर क्वेश्चन डिफरेंट थे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, हमें उत्साह मिलता है कि आपके लिए अलग क्वेश्चन लेकर आ पा रहे हैं हम। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा कौन सी होती है? तो आपकी जल वाष्प या जो भाप होती है ना उसमें होती है गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर बी गुप्त ऊष्मा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप आपका परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी परावर्तन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य के लिए दर्पण होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी उत्तल दर्पण राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखिए, परमाणु तरंगें कैसी तरंगें होती हैं आपको ये बताना है। तो परमाणु तरंगें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय तरंगें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? तो रेडियो तरंगों के लिए हम आयन मंडल का यूज करते हैं। अभी आपको बताया भी था कि वहां से तरंगें लौट आती हैं, तरंगें वहां से लौट आती हैं। तो रेडियो के लिए हाँ, अब ये देखिए इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिए हैं और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। सिर्फ 2 ऑप्शन मैंने जानबूझ के रखे हैं। आपको बताना कि विद्युत धारा से यदि करंट से आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जल का पानी मतलब पानी का यूज क्यों नहीं करते आप? कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, क्यों यूज नहीं करते? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रेत का यूज करते हैं, आपने देखा होगा रेत या मिट्टी फेंकते हैं, बालू फेंकते हैं। जल का उपयोग क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। हम वेट करेंगे आपके कमेंट का, मैं पढ़ूंगा एक एक का कमेंट। ठीक है, तो जरूर बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।